हाय विवोस, वेलकम टू ऑल सीटेट प्रिपरेशंस। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है आपका ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ये ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया था, तो नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं इसको भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ये जो वीडियो होगी ये आपकी 2 पार्ट्स में होगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि अक्षांश और देशांतर जो रेखाएँ होती हैं वो होती क्या है, किस तरह से खींची गई हैं, कितनी होती हैं और क्या उनको नाम दिया गया है, इस तरीके से। उसके बाद हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ताकि इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। खासकर सीटेट में आपको कोई दिक्कत मैं नहीं आने दूंगी। अगर सीटेट नहीं तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। अब सबसे पहले हम अक्षांश को देखेंगे, उसके बाद हम देशांतर को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। तो इस तरीके की हमारी पृथ्वी है, गोलाकार नहीं है, ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी है। जैसे ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यहाँ से थोड़ी सी चपटी है, इसलिए ये पूर्ण गोलाकार नहीं है, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ से बीच में देख रहे हो ये है विषुवत वृत्त। 0 डिग्री इसको कहा जाता है, इक्वेटर लाइन इसको कहा जाता है और इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा, ठीक है। बहुत नामों से इसको जाना जाता है। ये जो रेखा है ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, ठीक है। आप ये इसलिए इसको 0 माना गया है। ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। एक तो बांटती है ये उत्तर में और एक ये बांटती है दक्षिण में। उत्तर का जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिण का ये जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। अब गोलार्ध का अब यहाँ पर क्या मतलब है? गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधा भाग, ठीक है। इसलिए ये जैसे पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट रही है, गोलार्ध हो गया गोले का आधा भाग, इसलिए इसको जो ऊपरी वाला हिस्सा इसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये 2 मेन बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये जो विषुवत रेखा है, जो इक्वेटर लाइन है, जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं, इसने काट दिया पृथ्वी को 2 हिस्सों में, ठीक है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। यहाँ पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यहाँ पर इन्होंने हर 1 डिग्री पर एक लाइन खींची है और इन लाइनों को कहा जाता है समांतर रेखाएं, ठीक है। लाइन खींची गई है, प्रत्येक 1 डिग्री पर यहाँ पर लाइन खींची गई है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे ध्रुवों की तरफ, जैसे जैसे हम जाते जाएंगे ये जो इनकी संख्या है वो बढ़ती जाएगी और ध्रुवों पर जाते जाते यहाँ पर जाते जाते इन लाइनों की संख्या हो जाएगी 90, ठीक है। आपने सभी ने अपने स्कूल टाइम में डी तो सभी ने यूज़ की होगी। DS इस तरह से होती है कि जो गोलाकार हिस्सा होता है उसका आधा भाग होता है D और इस तरीके से 90 का 9 डिग्री का एंगल बनता है, इसमें 9 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जो ऊपर का हिस्सा होता है ये कितने कोण बनते हैं, यहाँ पर 180 में बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कोणों की स्थिति के आधार पर जो लाइनें खींची गई हैं, समांतर लाइनें ये खींची गई हैं, ये इस तरीके से खींची गई हैं। जैसे 1 डिग्री यहाँ से हो गया, 1 डिग्री यहाँ से कोण एंगल बना दिया और जैसे ये गोलाकार में है और यहाँ पर खींच गई एक लाइन, ठीक है। इसी तरह से दूसरी डिग्री को यहाँ पर कोण बनाते हुए इस तरीके से ये समांतर लाइनें इसी तरह से आगे आगे बढ़ती जाएंगी और ये पूरी की पूरी समांतर लाइनें कितनी है, ये आपकी पूरी की पूरी 90 लाइनें हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ये ध्रुवों की तरफ जाएगी यहाँ पर एक बिंदु बन जाएगा, सिर्फ एक बिंदु, क्योंकि ध्रुवों पर कोई लाइन नहीं है, सिर्फ एक बिंदु है। क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे हम 90 डिग्री तक पहुँचेंगे तो 90 डिग्री पर क्या होगा, एक बिंदु ही होता है, क्योंकि बिल्कुल समांतर रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा होती है ये वाली, ठीक है। हो गया ये क्लियर आपको। उसके बाद इनके जो बीच का गैप होता है, जैसे ये रेखाएं खींची गई हैं समांतर रेखाएं, इनकी जो बीच का गैप होता है इसको कहा जाता है, इनके मतलब बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर,
ठीक है। 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है और इनको कटिबंधों में मापा गया है। जोन इसको कहा जाता है इंग्लिश में, और इन क्षेत्रों को बांटा गया है कटिबंधों में। मेन कटिबंध यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जैसे हम इस उत्तर की तरफ नॉर्थ की साइड जाएंगे ये उत्तरी भाग हो जाएगा, और जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ आएंगे तो ये दक्षिणी गोलार्ध या फिर दक्षिणी भाग हमारा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो मेन है, देखिए ये है मेन, जो मेन हिस्सा है इसका वो मैं दिखा देती हूँ। ये है आपकी, जैसे ये बीच वाली विषुवत वृत्त रेखा है, ये वाली विषुवत वृत्त हो गई 0 डिग्री जिसको कहा जाता है। मेन रेखा कौन सी हो जाएगी आपकी? कर्क रेखा। ये आपकी उत्तरी भाग में पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। उसके बाद पड़ती है 23.5 डिग्री मकर रेखा, जो कि पड़ती है आपकी दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर। वो क्यों पड़ती हैं सबसे ज़्यादा सीधी रेखा इन्हीं पर क्यों पड़ती हैं? बीच वाली विषुवत रेखा पर सीधी किरणें क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष से। ठीक है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है और 66.5 डिग्री का ये कोण बनाती है। ये दो बातें हैं, वो हम आगे चैप्टर में जाकर डिस्कस करेंगे, ये अलग बात है। तो आपको ये समझ में आ गया, ये है आपकी कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, ये है आपकी मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। ये बीच में आपकी होगी 0 डिग्री विषुवत वृत्त रेखा, या फिर आपकी होगी 0 डिग्री इक्वेटर रेखा या भूमध्य रेखा, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। ये होगी आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में, ये होगी मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। ठीक है। और ये जो बीच का ये जो भाग है इसको हमने कटिबंधों में बांटा है। ठीक है। कटिबंधों में बांटा गया, इसको जोन भी इसको कहा जाता है। उसके बाद आप ये देख रहे हो उत्तर की तरफ जाते हुए इस क्षेत्र को हमने लिख दिया है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है। ये आप देख रहे हो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और नीचे जब आएंगे ये है शीतोष्ण दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। अब इनको शीतोष्ण कटिबंध क्यों कहा जाता है? देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेटर लाइन है, जो 0 डिग्री लाइन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम यहाँ पर ध्रुवों की तरफ जाएंगे, यहाँ पर ठंड पड़ने लगती है। ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे वो दक्षिणी ध्रुव, हमेशा ठंड जमी रहती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? ठंड बढ़ती जाएगी। और ये जो क्षेत्र है ये गर्मी का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है, एक मिनट, हाँ, ये जो क्षेत्र है देखिए, ये यहाँ पर ये आपका गर्मी का है, यहाँ से ऊपर से नीचे आए ये है आपका कैसा शीतोष्ण, मतलब शीत ऋतु यहाँ पर होती है, ठंड यहाँ पर होती है, बर्फ हमेशा यहाँ पर जमी रहती है, इसलिए इसको बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कहा गया है। शीत प्लस में उष्ण, गर्मी प्लस में सर्दी, दोनों को मिलाकर एक वर्ड दिया गया है शीतोष्ण। कटिबंध में माप दिया था और उत्तर में जाते हुए ये हो गया उत्तरी शीतोष्ण। क्यों हो गया? क्योंकि गर्मी और सर्दी के बीच का इलाका है और कटिबंध में हमने इसको बांट दिया था, इसलिए इसको कहा जाता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। इसी तरीके से नीचे है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ये गर्मी है और ये सर्दी है, इसलिए दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो आपका कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिण में है इसलिए इसको हम कहेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है। ये आपको पता चल गया। उसके बाद ये जो बात है कि ये जो लाइन है ये सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि ये एक वृत्त है। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का पूरा चक्कर ये लगाती हैं। ठीक है। इसलिए इसको वृत्त कहा गया है, रेखा हम इसको ना कहें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये एक पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा कर आती है, पूरा राउंड ये लगाती है पृथ्वी का, इसलिए इसको हम एक ही लाइन मानेंगे। जो हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारी लॉन्गिट्यूड जो है जिसको कहा गया है देशांतर रेखाएं, जब हम पढ़ेंगे वो अलग बात है, वो उसमें हम देखेंगे। तो ये जो आपकी यहाँ पर अक्षांश रेखाएं हैं इनको एक ही लाइन कहा गया है। जो हम यहाँ पर सामने देख रहे हैं वही लाइन पीछे भी है। ठीक है। जैसे ये हमारी पृथ्वी होगी, यहाँ से ये घूमी और पीछे से पूरा सर्कल लगाकर ही आती हैं। ठीक है। तो कर्क रेखा एक है जो हमें आगे दिखाई दे रही है, वही हमें पीछे भी दिखाई देगी क्योंकि पृथ्वी का एक पूरा राउंड लगा कर आती है। ठीक है। अब बात करते हैं इनकी काउंटिंग, मतलब इनकी संख्या कितनी है। तो देखिए एक तो हमारी होगी 0 डिग्री
ये तो 0 डिग्री होगी हमारी विषुवत रेखा, और मैंने आपको बताया था 1 डिग्री पर एक लाइन खींची गई है, तो 90 डिग्री पर जाते जाते कितनी लाइनें हो गई, ये आपकी हो गई 90। उत्तरी गोलार्ध में कितनी लाइन है, 90। और इसी तरीके से यहाँ पर जब हम नीचे आएंगे उसी तरीके से ये यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 90। ठीक है, तो 90 90 180, और ये भी एक इंक्लूड होगी, तो 90 तो उत्तरी गोलार्ध में है, 90 हमारी दक्षिणी गोलार्ध में है, बीच की प्लस की एक हमारी होगी विषुवत वृत्त जिसको 0 डिग्री कहा गया है, ये हो गई टोटल 180। अब बात आती है कि ये 180 हो तो गई है, लेकिन कुछ बुक्स में या फिर कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना ये है कि जो ये है ध्रुवों पर, ये सिर्फ बिंदु है, ये कोई लाइन नहीं है। ठीक है, आप 11th के एनसीईआरटी पढ़ोगे, वहाँ पर संख्या दी गई है 179। 179 आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 जो लाइनें हैं वो कम हो गई हैं। वो कम क्यों हो गई हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक बिंदु है और बिंदु कभी भी लाइन नहीं हो सकती, इसलिए विशेषज्ञों का मानना ये है कि ये लाइन नहीं है बल्कि ये सिर्फ एक बिंदु है, इसलिए इनकी संख्या कितनी है, 179। आप जब एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर पढ़ोगे, जो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर संख्या मेंशन नहीं की गई कि टोटल इतनी है, सिर्फ ये बता दिया गया है कि 90 तो उत्तरी गोलार्ध में है और 90 है आपकी दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि टोटल संख्या नहीं बताई गई है कि टोटल 179 है या फिर टोटल आपकी 181 है। ठीक है, ये एक मतभेद आप लगा सकते हो इस बात में, ये क्लियर बात नहीं है कि कितनी है। केवीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारी अक्षांशीय रेखाएं हैं वो उनकी संख्या कितनी है, तो वो जो संख्या है वो एनसीईआरटी 11th क्लास के एनसीईआरटी में 179 है, जबकि जो आप पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे 6th क्लास के एनसीईआरटी, 9th क्लास के एनसीईआरटी, उसमें कोई भी संख्या टोटल गिवन नहीं है। ठीक है, और आप अगर जैसे केवीएस ने 181 मान लिया तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज आप एनसीईआरटी की बुक से कर सकते हो कि देखो एनसीईआरटी में ना ये लिखा हुआ है, इसलिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनको एनसीईआरटी का जो प्रूफ होता है वो मानना पड़ता है, इसलिए एनसीईआरटी की बुक हमेशा बेस्ट होती है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अक्षांश जो रेखाएं हैं वो आपको समझ में आ गई कि कैसे कैसे अक्षांश रेखाएं होती हैं। एक तो होती है विषुवत रेखा जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, एक तो हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, एक हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 1 डिग्री पर एक लाइन खींची गई जिसको समांतर रेखाएं कहा गया है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी तरीके से 1 डिग्री पर एक समांतर रेखाएं खींची गई है। टोटल हो गई आपकी उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में हो गई आपकी 90 और एक हो गई आपकी 0 डिग्री। ओके, और ये जो लाइनें आप देख रहे हो ये काल्पनिक लाइनें हैं, कोई भी पृथ्वी पर इस तरह की लाइनें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। वो सिर्फ स्थिति को पता लगाने के लिए, आकार और स्थिति को पता लगाने के लिए इन लाइनों को माना गया है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब देखते हैं हम देशांतर रेखाओं को। ये हैं आपकी देशांतर रेखाएं। देखिए जो अक्षांश रेखाएं हैं, मैं आपको बताना भूल गई, अक्षांश रेखाएं हमेशा इस डायरेक्शन में होंगी और देशांतर रेखाएं आपकी इस डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, तो जो लेटी हुई जो लाइन होंगी इनको कहा जाता है लैटिट्यूड। ठीक है, और ये जो लंबी लाइन आप देख रहे हो इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर हम किसी भी स्थान को जान सकते हैं कि ये स्थान कहाँ पर है। ठीक है, तो वो इसीलिए है। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है किसी भी तरह से कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, सीधी होती हैं या फिर जो तिरछी होती लेटी हुई लाइनें होती हैं, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई जो लाइनें होती हैं वो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, और जो लॉन्गिट्यूड होती है, जो लंबी जो लॉन्ग लाइनें होती हैं उनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम देशांतर रेखाओं के बारे में। ये आपकी देशांतर रेखाएं इस तरीके से होती हैं। देशांतर जो रेखा होती हैं वो हमेशा एक ही बिंदु से शुरू होती हैं और एक ही बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं। जैसे ये बिंदु है उत्तरी ध्रुव पर
और ये है दक्षिणी ध्रुव पर, ये यहाँ से स्टार्ट होकर इसी दक्षिणी ध्रुव पर जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट हुई, एक ही बिंदु से स्टार्ट होंगी और दक्षिणी ध्रुव पर एक ही बिंदु पर ये खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अब बात आती है इनकी संख्या की। तो अक्षांशीय जो रेखाएं थी उनकी जो हमने इस काउंटिंग की थी वो इस तरीके से की थी कि जो विषुवत वृत्त रेखा है उसके ऊपर जाते जाते इनकी संख्या थी 90, लेकिन यहाँ पर इनको बांटा गया है उत्तर दक्षिणी न होकर इनको बांटा गया है पूर्व और पश्चिम में। ठीक है, ये पूर्व से लेकर पश्चिम में इस तरीके से आएंगी, ऊपर से लेकर यहाँ पर ये बीच का हमारा, जैसे हमने अक्षांशीय रेखाएं देखी थी, अक्षांशीय रेखाएं होंगी। एक जो वृत्त होता है पूरा वृत्त, तो ये हमारा 180 का होता है, लेकिन अगर हम इसको कंप्लीट कर दे तो ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगी। पूरा जो राउंड होता है उसका जो एंगल होता है उसको हम कितनी डिग्री उसकी होती है, 360 डिग्री होती है, क्योंकि जो हाफ होता है उसको हम कहेंगे 180, लेकिन इसका जो पूरा चक्र होता है वो कहा जाता है 360। तो इसी तरीके से जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो आपकी होंगी 360। ठीक है, और ये जो आप ये देख रहे हो एक जो लाइन आगे आपको दिखाई दे रही है ये पीछे की तरफ भी है। ठीक है, ये लाइन आप देख रहे हो ये सिर्फ एक लाइन है, लेकिन जो इसका सर्कल जो पूरा होता है, जो कंप्लीट होता है, वो इसके बैक साइड में भी है। और इसी तरीके से ये जो लाइनें हैं आप यहाँ पर देख रहे हो ये एक न होकर 2 लाइनें हैं। ठीक है, एक ये इस तरीके से और ये बैक साइड में जाकर इस तरीके से ये कंप्लीट होती है, ये एक सर्कल पूरा करती है। जो हमने अक्षांशीय रेखाएं देखी थी वो जो लाइनें हैं वो एक ही लाइन है, लेकिन ये 2 लाइनें हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर होगी, इसीलिए इनकी जो संख्या होती है वो 360 होती है। ठीक है, अब बात आती है कि जो देशांतरी रेखाएं होती हैं, जैसे हमने 0 अक्षांश से देखा था, उसको कहा गया था विषुवत वृत्त या फिर 0 डिग्री। क्या देशांतर रेखाओं में भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। ये जो आप देख रहे हो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा जिसको कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतरीय रेखा इसको कहा जाता है, ये गुजारी गई है ब्रिटेन के ग्रीनविच शाही वैद्यशाला से। ठीक है, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी इसको कहा जाता है और इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा भी इसको कहा जाता है। इसको 0 डिग्री प्रधान या मोत्तरी रेखा भी इसको कहा जाता है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ये हो गई हमारी 0 डिग्री देशांतरीय रेखा और इसके जो बैक साइड में है ये है 180 डिग्री देशांतरीय रेखा। ये जो 0 डिग्री देशांतरीय जो रेखा है ये समय का निर्धारण करती है, जो टाइम चला हुआ है, जैसे अभी हमारी घड़ी में कितना टाइम है ये उसको निर्धारित करती है। और जो 180 डिग्री जो लाइन है, 180 डिग्री जो देशांतरीय रेखा है, ये हमेशा तिथि को निर्धारित करती है। ठीक है, इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा गया है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा गया है? 180 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है और 0 डिग्री को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा गया। ठीक है, तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आगे का जो सर्कल है वो 0 डिग्री कंप्लीट करती है और जो बैक साइड का सर्कल है उसको कहा जाता है 180 डिग्री देशांतरीय रेखाएं। ठीक है, ये आपको कंप्लीट हो गया। अब बात ये आती है कि हम अपने टाइम्स को कैसे डिवाइड करते हैं, किस आधार पर हम टाइम को डिवाइड करते हैं। एक बार मानचित्र पर दिखा देती हूँ आपको। है आपका मानचित्र जिसको मैप कहा जाता है, वर्ल्ड मैप। ये आप यहाँ पर ऊपर घड़ियाँ देख रहे होंगे, ये जो घड़ियाँ दिखाई दे रही हैं ये घड़ियाँ हमेशा टाइम को शो करती हैं और प्रत्येक क्षेत्र का जो टाइम होता है उसमें 1 डिग्री में 4 मिनट का गैप होता है। ठीक है, जैसे डिग्री हमने देखा था ना कि देशांतर रेखाएं भी 1 डिग्री पर ही खींची गई हैं, अक्षांशीय रेखाएं भी हमने देखा था 1 डिग्री पर खींची गई सभी समांतर रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखा भी सभी 1 डिग्री पर खींची गई हैं और सभी की संख्या कितनी है? 360। ठीक है, जैसे ये आप मैप लगा लीजिए, ये हमारी हो गई ये हो गई हमारी 0 डिग्री अक्षांशीय रेखाएं और यहाँ पर है हमारी 180 डिग्री और यहाँ पर है हमारी 180 डिग्री।
ठीक है, ये कंप्लीट हो गई। और आपको पता ही है कि ये पूरा सर्कल लगाती हैं, ठीक है। ये जो 0 डिग्री है, अब आप कहोगे कि 180 तो यहाँ पर होगी, 180 दूसरी तरफ होगी, तो 0 डिग्री भी हमें काउंट करनी है। तो 0 डिग्री 180 डिग्री के साथ काउंट होगी, क्योंकि जो पूरा सर्कल जो इनका बनता है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री जो रेखा है वो दोनों मिलकर ही बनाती है, ठीक है। और जो 180 डिग्री है उसको सीधी लाइन में नहीं खींचा गया है, उसको टेढ़ा मेढ़ा करके बांटा गया है, उस लाइन को मोड़ दिया गया है। उस लाइन को इसलिए मोड़ा गया है क्योंकि एक ही पूरे देश में एक ही तिथि रहे। तिथि को, जो हमारी डेट होती है, उस डेट को एक फिक्स रखने के लिए कि पूरी वर्ल्ड में एक ही डेट फिक्स हो, इसलिए उसको मोड़ दिया गया था। अगर एक ही क्षेत्र में वो लाइन गुजर जाती तो उस क्षेत्र में जो 180 डिग्री वाली लाइन जो गुजरती, 180 डिग्री देशांतर रेखा है, तो एक ही क्षेत्र में 2 तिथियां हो जाती, क्योंकि 180 डिग्री में जैसे सूर्य इस तरीके पूर्व से निकलता है और पृथ्वी हमारी ऐसे घूमती है, तो पृथ्वी तो इस तरह से घूमेगी तो सूर्य यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर जाते जाते शाम हो जाएगी। और जैसे ही 180 डिग्री को क्रॉस करेंगे तो 180 डिग्री क्रॉस होते ही क्या होगा, हमारा दूसरा दिन उग जाएगा, मतलब दूसरा दिन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। उसीलिए 180 डिग्री को तोड़ा गया, थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा किया गया, ताकि एक ही क्षेत्र में 2 जो तिथि है, जो 2 डेट है वो ना हो, इसलिए इसको हमने मोड़ा गया। सिर्फ ये एक ही लाइन है 180 डिग्री जिसको मोड़ा गया है, ठीक है। ये जितनी भी देशांतर लाइनें हैं, किसी भी लाइन को नहीं मोड़ा गया है, ना ही अक्षांश जो रेखा है उनको मोड़ा गया है, ना ही देशांतर रेखाओं को मोड़ा गया है, सिर्फ 180 डिग्री को ही मोड़ा गया है, ताकि पूरे विश्व में एक ही तिथि रहे। मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पर इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। ये है आपकी 180 डिग्री, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये है आपकी 180 डिग्री, और 180 डिग्री को किसी भी स्थल से नहीं गुजारा गया है। ये आप ध्यान रखिए, किसी भी स्थल मार्ग से 180 डिग्री नहीं गुजरती है। इसलिए नहीं गुजरती है ताकि पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर एक ही तिथि रहे, क्योंकि इसका नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसलिए इसको पानी से गुजारा गया है और इस तरीके से इसको गुजारा गया है ताकि किसी भी स्थल भाग को ये ना काटे, ठीक है। और ये जो 180 डिग्री है देशांतर रेखा, इसको 3 जगह से मोड़ा गया था। सबसे पहले तो रूस और यूएसए को अलग करने के लिए उनके बीच में से इसको गुजारा गया। अगर हम इस लाइन को, यहाँ पर ये लाइन सीधी आनी थी इस तरीके से, अगर हम इसको सीधा कर देते, इसको नहीं मोड़ते, तो यहाँ पर देखिए एक ही देश में 2 डेट बन जाती, ठीक है। क्योंकि 180 डिग्री के गुजरते ही क्या हो जाता है, अगला दिन नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। अगर नेक्स्ट डे यहाँ पर स्टार्ट हो जाता तो एक ही देश में 2 तिथियाँ होती। इसलिए हमने इसको, इस झंझट से बचाने के लिए इसको यहाँ पर इस तरीके से पूर्व में मोड़ दिया, उसके बाद इसको पश्चिम में मोड़ दिया बेरिंग सागर में, और फिर से इसको उसी दिशा में ले आए जहाँ पर ये थी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो छोटे छोटे द्वीप आ गए थे। इन द्वीपों को बचाने के लिए कि इन द्वीपों पर भी 2 तिथि ना हो जाएं, इसलिए इन द्वीपों को बचाने के लिए इसको फिर से यहाँ पर इस तरीके से मोड़ दिया गया, और फिर से इसको वहीं पर हम लेकर आ गए जहाँ पर ये थी, ठीक है। जहाँ पर ये 180 डिग्री उत्तर से जहाँ से स्टार्ट हुई थी और दक्षिण में जहाँ पर इसको मिलना था, तो उत्तर में हमने इसको स्टार्ट किया, बीच में इसको इस तरीके से मोड़ा, और यहाँ पर दक्षिण में हम फिर से दक्षिणी जो पॉइंट है जहाँ पर सभी देशांतरीय रेखा एक ही बिंदु पर मिलती है, हमने उसको वहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्थल नहीं है, कोई भी ज़मीन का हिस्सा नहीं है, कोई भी देश यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है और यहाँ पर कोई नहीं रहता, ठीक है। 6 महीने दिन और 6 महीने रात की कंडीशन यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो ये जो लाइन हमने इस तरीके से मोड़ी, इसको जिगजैग लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। आपने ब्रश देखी होगी, जो हमारी टूथब्रश होती है उसमें होती है ना जिगजैग लाइन्स, तो उसी आकार में हमने इसको मोड़ा, और इस लाइन को जिगजैग लाइन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और
और क्या होगा इसके बारे में, बस यही कुछ बातें थी अक्षांश और देशांतर के बारे में कि जो 0 डिग्री देशांतर है वो समय निर्धारित करती है और जो 180 डिग्री है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो तिथि को निर्धारित करती है, डेट को निर्धारित करती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब जब हम नेक्स्ट जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो डिग्रियां हैं जैसे अक्षांश रेखा है और जो देशांतर रेखा है ये आपस में कहाँ पर कैसे मिलती हैं। जैसे ये तो हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं और ये आपस में मिलती ज़रूर हैं, और ये इस तरीके से आ गई हमारी देशांतरीय रेखाएं, ये आपस में मिलती ज़रूर हैं, एक दूसरे को काटती हैं। और कौन सी लाइन को कहाँ पर काटती है, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतरीय रेखा अंटार्कटिका महासागर में काटती हैं। जो घाना एक क्षेत्र है वहाँ पर ये काटती हैं। मैं दिखा देती हूँ, देखिए ये जो है जैसे सपोज कर लीजिए ये वैसे तो 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं ये 0 डिग्री है। ठीक है, सपोज हमने मान लिया कि ये 0 डिग्री है और ये हमारी आ गई 0 डिग्री अक्षांशीय रेखाएं। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो बीच का क्षेत्र, ये घाना क्षेत्र है और ये पड़ता है आपके अटलांटिक में। ठीक है, अटलांटिक महासागर में आपका पड़ता है और ये जो क्षेत्र है, जो बीच का जो क्षेत्र है, इसको कहा जाता है घाना। उसके बाद 0 डिग्री अक्षांश, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है और 180 डिग्री, ये अब मान लीजिए ये पक्का 180 है ही। 0 डिग्री ये है आपकी अक्षांशीय रेखा है और ये है आपकी 180 देशांतरीय रेखा। ये आपको ये जो काटती है, ये जो क्षेत्र है, ये है आपका प्रशांत महासागर। ये जो मैंने 0 डिग्री देशांतर, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बताई थी। ठीक है, और ये 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये प्रशांत महासागर में एक दूसरे को काटती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में डिटेल से और भी करेंगे, सिर्फ यहाँ तक ही काफ़ी नहीं है। तो नेक्स्ट चैप्टर में जब मैं इसको कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, आपको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं आपको समझ में आई या नहीं, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो कैसे लगी लाइक करके और कमेंट करके बताना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।